हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के सेशन में हम लोग एक फॉर्म का रिव्यू करेंगे जो कि है एसएससी फेज 9 2021। इस फॉर्म को एसएससी ने निकाला है और इस फॉर्म के बारे में डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जो भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर इस फॉर्म के इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर ध्यान दें तो आपका जो स्टार्टिंग डेट है, ठीक है, आप कब से फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे वो है आपका 24 सितंबर 2021। ठीक है, कब से है 24 सितंबर 2021, यानी कि ये फॉर्म अप्लाई जो है आपका स्टार्टिंग हो चुका है, क्योंकि आज जो है 26 सितंबर है। ठीक है, और इस फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट है वो आपका है 25 अक्टूबर 2021 तक। मतलब इस फॉर्म को आप लास्ट कब तक अप्लाई कर सकते हैं, 25 अक्टूबर तक। तो आपका जो स्टार्टिंग डेट है वो 24 सितंबर से है और आपका जो एंडिंग डेट है वो कब है, 25 अक्टूबर 2021 है। अगर इसका फी पेमेंट का बात करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं 25 अक्टूबर 2021 तक। ठीक है, आप जो है अप्लाई कर सकते हैं 25 अक्टूबर 2021 तक, लेकिन आपको फी पेमेंट करने का आपको 3 दिन का समय एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जो कि 28 अक्टूबर 2021 तक आप फी को पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है 25 अक्टूबर 2021 तक तो आप फी पेमेंट करने का जो आपको डेट रहेगा वो आपको कब तक रहेगा, 28 अक्टूबर 2021 तक। और ये है ऑनलाइन। ठीक है, 28 अक्टूबर तक जो आपका रहेगा ये रहेगा आपका ऑनलाइन। लेकिन अगर आप बैंक चालान के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं, बैंक चालान के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो आपका 1 नवंबर 2021 तक आपका डेट रहेगा। इतना दिन तक आपको सारा चालान वगैरह जो है वो आपको कटवा के मतलब आपको सबमिट कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था फी पेमेंट के बारे में। अगर इसका डेट के बारे में बात करें, एग्जाम डेट के बारे में, तो इसका जो एग्जाम डेट है इसमें एक ही एग्जाम होगा CBT 1। ठीक है, और इसका जो एग्जाम डेट होगा वो जनवरी और फरवरी 2022 में होगा। ठीक है, मतलब ये टेंटेटिव डेट है, मतलब इसी के बिटवीन में होगा, जनवरी फरवरी 2022 में। और अगर ये जो फॉर्म है, जो इस फॉर्म का रिव्यू करेंगे, उस फॉर्म में आप अगर इसको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना चाहेंगे तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। और अगर आप टाइप करेंगे अपने क्रोम ब्राउजर में www.ssc.nic.in, इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट में जा सकते हैं और एसएससी फेज 9 का जो फॉर्म है उसको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसके आगे की ओर देखते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके इम्पोर्टेंट डेट्स तो हो गया। अब इस फॉर्म का क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे कि आप जिस दिन से फॉर्म अप्लाई करेंगे और आपका ज्वाइनिंग तक आपको किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा, तो उसका जो भी प्रोसेस है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे इसी सेशन में। उसके बाद इसी लेक्चर में आपको इस फॉर्म से रिलेटेड, ठीक है, या फिर इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके लिए बेस्ट बुक, ठीक है, बेस्ट यूट्यूब चैनल, बेस्ट टीचर, ये सब का लिस्ट क्या क्या होगा। अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के लिए आपका बेस्ट पेड कोर्स क्या होगा, ठीक है, उसके बाद आपका मॉक टेस्ट क्या होगा ऑनलाइन में, ठीक है, वो सारा आपको इसी वीडियो लेक्चर में मिल जाएगा। तो आप वीडियो के एंड तक देखिएगा, आपका जो भी डाउट रहेगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपका कुछ भी डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछेंगे कि ये डाउट है, तो आपका रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस को जानने से पहले इस पोस्ट में कुछ डिटेल्स है उसको भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले ये जो पोस्ट है, इस पोस्ट को टोटल 271 डिपार्टमेंट निकाला है। कितना डिपार्टमेंट निकाला है, 271 डिपार्टमेंट मिलकर एसएससी को वैकेंसी दिया है कि आप इसका रिक्रूटमेंट करवा दीजिए। ठीक है, तो कितना डिपार्टमेंट से फॉर्म आया है, 271 डिपार्टमेंट से आपका फॉर्म आया है। ठीक है, उसके बाद अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज का बात करें कि 271 डिपार्टमेंट से टोटल कितना वैकेंसी आया है, तो आपका टोटल 3261 वैकेंसी आया है। कितना वैकेंसी है, 3261 वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, अगर लेवल का बात करें कि आपको किस लेवल से लेकर किस लेवल तक का पोस्ट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक का पोस्ट देखने को मिलेगा, यानी कि आपको MTS से लेकर के CGL तक का जॉब देखने को यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद अगर ग्रेड पे का बात करें, उसके बाद अगर इसके ग्रेड पे का बात करें तो आपका 1800 ग्रेड पे से लेकर आपको 4600 ग्रेड पे तक का जॉब आपको यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद सैलरी का बात करें तो जैसा कि आपको बताएं कि यहाँ पर तीनों तरह का, मतलब आपको MTS लेवल का भी जॉब देखने को मिलेगा, आपको CHSL लेवल का भी जॉब देखने को मिलेगा, आपको ग्रेजुएशन लेवल का भी जॉब देखने को मिलेगा। तो उसी के हिसाब से आपको क्या दिया जाएगा, सैलरी भी दिया जाएगा। तो इसका जो मिनिमम सैलरी होगा वो 30,000 से स्टार्टिंग होगा और 80,000 तक को आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डिपेंड करेगा आप किस किस तरह के पोस्ट में एलिजिबल हैं और किस पर आप सिलेक्शन लेते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो आपका 80,000 के अप्रॉक्स में आपको सैलरी मिलेगा स्टार्टिंग में। ठीक है, अगर इसका एग्जाम सेंटर का बात करें इस फॉर्म का, तो एग्जाम सेंटर जो होगा वो आप ऑफिशियल वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो आपको
डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पोस्ट डिटेल्स के बारे में जैसा कि आपको क्या बताएं कि इसमें टोटल जो है 271 डिपार्टमेंट से क्या आया है, फॉर्म आया हुआ है। तो 271 डिपार्टमेंट के बारे में अगर बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसको भी आप क्या करेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट से आप चेक कर लेंगे कि 271 डिपार्टमेंट से कौन कौन सा डिपार्टमेंट किस किस तरह का वैकेंसी निकाली है, और अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप उस फॉर्म को क्या करेंगे, अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का बात करें तो इस फॉर्म आया है SSC फेज 9 जो फॉर्म आया है, इसमें आपको 3 तरह के वैकेंसी देखने को मिलेंगे। एक मिलेगा 10th लेवल का, एक मिलेगा 12th लेवल का, एक मिलेगा ग्रेजुएशन लेवल का, यानी कि आप तीनों लेवल तक का फॉर्म इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक 10th लेवल का, एक 12th लेवल का और ग्रेजुएशन लेवल का। उसके बाद इससे पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपका SSC MTS का फॉर्म आया तो SSC MTS में सिर्फ आप एक ही बार अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका CHSL का फॉर्म आया तो आप SSC CHSL का एक ही बार फॉर्म का अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन SSC फेज 9 जो ये जो पोस्ट आया है या फिर ये जो वैकेंसी आया है, इसमें आप एक से अधिक फॉर्म का अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका 271 डिपार्टमेंट है तो आप 271 बार फॉर्म का अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, शर्त बस इतना है कि आप जितना बार फॉर्म का अप्लाई करेंगे उतना बार आपको क्या करना पड़ेगा, फी का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप 10 फॉर्म का अप्लाई करते हैं तो 10 बार आपको क्या करना पड़ेगा, फी पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसका कुछ शर्त है, लेकिन इसमें आप एक से अधिक फॉर्म का अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसका कुछ बेनिफिट है। लेकिन एक डीमेरिट क्या है, तो इसमें आपको अधिक क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट करना पड़ेगा। 10 फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो आपको 10 फॉर्म का 100 रुपया करके क्या करना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एग्जाम फी का बात करें तो एग्जाम फी जो होगा वो अनरिजर्व का, EWS का और OBC का, उसका एग्जाम फी है 100 रुपीज। ठीक है, अगर अनरिजर्व से कोई बिलोंग करता है या फिर EWS से या फिर OBC से तो उनको 100 रुपीज का क्या लगेगा, फी लगेगा, एग्जाम फी। लेकिन अदर जो हो गए जैसे कि SC ST PWD ESM और फीमेल, इन सबको क्या होगा, किसी भी तरह का फी देने का जरूरत नहीं है, उनके लिए ये फॉर्म क्या है, फ्री में है। ठीक है, उसके बाद अगर एज लिमिट का बात करें तो इसमें चूंकि 3 तरह का फॉर्म है, 10th लेवल का, 12th लेवल का, ग्रेजुएशन लेवल का, तो इसमें जो मिनिमम जो है 18 से लेके 13 तक, मतलब 18 से लेके 30 तक का एज तक इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जिसमें से 18 से लेके 25, 18 से 25 जो है ये हो गया 10th लेवल के लिए, 18 से 27 ये हो गया 12th लेवल के लिए, और 18 से 30 या फिर 20 से 30 ये हो गया आपका ग्रेजुएशन लेवल के लिए। तो आप अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से, ठीक है, एज को भी देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर एज रिलैक्सेशन का बात करें, जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है जो उस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो अगर वो अनरिजर्व या फिर ओबीसी में भी कौन सा क्रीमी लेयर में आते हैं तो उनको किसी भी तरह का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वो अनरिजर्व या फिर ओबीसी में आते हैं, ओबीसी में कौन सा क्रीमी लेयर, तो उनको किसी भी तरह का एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। लेकिन वो ओबीसी में ही है और नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे तो उनको 3 साल का छूट दिया जाएगा एज में। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए उसका अभी 26 साल चल रहा है और अगर वो नॉन क्रीमी लेयर में अगर वो आता है ओबीसी का, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि वो फॉर्म को 25 साल इधर हो गया और 3 साल इधर हो गया, मतलब 28 साल तक 10th लेवल के फॉर्म को वो अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अगर SC ST के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा 5 साल का मिलेगा, और PWD के बारे में बात करेंगे तो इसमें आपको 10 साल का दिया जाएगा। ठीक है, छूट एज में। अब वैकेंसी का बात करें तो वैकेंसी जो है आपका कुछ इस ढंग से है, जैसे कि आपको पहले ही बताएं कि 3261 वैकेंसी है। ठीक है, तो 3261 वैकेंसी को किस तरह से यहाँ पर कैटेगरी वाइज बांटा गया है उसको भी देख लेते हैं। अनरिजर्व जो है उनके लिए सीट है टोटल 1366 सीट है, ओबीसी वालों के लिए 788 सीट है, SC के लिए 477 सीट है, ST के लिए 249 सीट है, EWS के लिए 381 सीट है, ESM के लिए 133 सीट है, OH के लिए 27 है, HH के लिए आपका 20 सीट है, VH के लिए 17 सीट है, और बाकी जो अदर बच गए उनके लिए 6 सीट है। तो ये था वैकेंसी टेबल कि आप अपने कैटेगरी के हिसाब से देख लेंगे कि किसमें कितना सीट है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जो बात कर रहे थे उसके बारे में आप देख लेते हैं कि आपका फॉर्म अप्लाई से लेके ज्वाइनिंग तक आपको किस किस प्रोसेस से गुजरना होगा उसको भी देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आपको बताएं, अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करेंगे तो इसका सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या होगा, आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे ही नहीं तो आपको जॉब इसमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आप फॉर्म को अप्लाई कर देते हैं, आपका एडमिट कार्ड वगैरह सारा आ जाता है, तो आपको जो सबसे पहला जो स्टेप है वो आपको CBT एग्जाम देना होगा। क्या करना होगा, CBT एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपको देना होगा। ठीक है,
तो सीबीटी एग्जाम जो होगा इसमें आपको क्या समझना है, जैसा कि आपको पहले बताएं प्रीवियस स्लाइड में कि इसमें हम लोग एक से अधिक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब आप समझिए कि आप मान लीजिए 10th लेवल का फॉर्म भर रहे हैं 10 को, ठीक है, 10th लेवल का 10 फॉर्म अप्लाई करते हैं, 12th लेवल का 10 फॉर्म अप्लाई करते हैं और ग्रेजुएशन लेवल का 10 फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो आपका टोटल फॉर्म कितना हो गया 10 10 10 कितना हो गया 30 फॉर्म। तो आप अगर 30 फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको 30 एग्जाम देने का जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है कि एक लेवल के लिए मतलब 10th लेवल के लिए एक ही एग्जाम देना है, चाहे आप 10 पोस्ट के लिए ही क्यों न अप्लाई किए हों, ठीक है। सेम चीज 12th वालों के लिए भी आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा, ग्रेजुएशन के लिए भी आपको एक ही एग्जाम देना पड़ेगा। अगर एक ही लेवल पे अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो आपको एग्जाम एक ही देना होगा, चाहे आप 10 फॉर्म क्यों ना अप्लाई कर दिए हों। अगर मान लीजिए कोई लड़का है जो ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म अप्लाई करता है, ठीक है, वह ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या करता है वो 12th का भी अप्लाई कर दिया, उसके बाद 10th लेवल का है उसको भी अप्लाई कर दिया, तो उस लड़के को 3 एग्जाम देना होगा, ठीक है। एक तो ग्रेजुएशन का देना होगा, एक 12th का देना होगा और एक 10th का देना होगा, ठीक है। तो यही था उसके एग्जाम प्रोसेस के बारे में कि आपको मैक्सिमम 3 जो है एग्जाम देने पड़ेंगे अगर वो ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल और 10th लेवल का फॉर्म का अप्लाई करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं कि अगर आपका सीबीटी में अच्छा मार्क्स आ जाता है, सीबीटी में अगर आप कट ऑफ पार कर लेते हैं तो आपका दूसरा जो प्रोसेस होगा वो होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो आपका होगा ऑफलाइन। क्या होगा ऑफलाइन? ऑफलाइन का मतलब क्या होता है कि इसमें आपका हार्ड कॉपी जो है, हार्ड कॉपी का आपको पीडीएफ बनाना है और आप जिस रीजन से आप फॉर्म के अप्लाई किए थे उस रीजन को आपको क्या करना है भेज देना है। मतलब यहाँ पर आपको उस रीजन जाना नहीं पड़ेगा, आप जब फॉर्म को अप्लाई किए थे उस टाइम आपसे जो जो डॉक्यूमेंट मांगा गया था, ठीक है, और वो सारे डॉक्यूमेंट का पीडीएफ बनाना है और पीडीएफ बनाने के बाद आपको क्या करना है हार्ड कॉपी के रूप में आपको पीडीएफ के रूप में भेज देना है। आप जिस रीजन से फॉर्म को अप्लाई किए थे वहां पर आपका क्या होगा पूरा डॉक्यूमेंट का जांच किया जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्क्रूटनी बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपका स्क्रूटनी में सारा रिजल्ट ओके आता है, ठीक है, आप जब फॉर्म को अप्लाई किए तो उस टाइम डॉक्यूमेंट के बारे में जो भी आप डिटेल्स बताए थे वो सारा अगर आपका सही पाया गया तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हो गए, ठीक है, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं तो फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो इसमें आपको एक चीज क्या ध्यान रखना है कि इसमें सारे पोस्ट में आपका स्किल टेस्ट नहीं है, कुछ ही पोस्ट हैं जिसमें स्किल टेस्ट हैं, बाकी में स्किल टेस्ट नहीं है। तो आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से देख लेंगे कि किसमें आप एलिजिबल हैं, किसमें स्किल टेस्ट है, किसमें स्किल टेस्ट नहीं है, ठीक है, तो वो आप देख लेंगे। अगर आप स्किल टेस्ट में भी उत्तीर्ण हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा रीजनल ऑफिस, ठीक है। जिस तरह से अदर जॉब में हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको खुद जाना पड़ेगा जहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी सारा अगर आपका ओके आ जाता है तो फिर एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट में अगर आपका नाम आ जाता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर जॉब आपके हाथ में आ गया, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, फिर आप उस रीजन में ज्वाइनिंग कर लेंगे जिस डिपार्टमेंट से आप फॉर्म के अप्लाई किए थे उसमें आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। यही था सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं सीबीटी एग्जाम में, ठीक है, सीबीटी एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, 10th लेवल का क्या पैटर्न रहेगा, 12th का क्या पैटर्न रहेगा, ग्रेजुएशन का क्या पैटर्न रहेगा, ठीक है, क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, कितने नेगेटिव मार्किंग होंगे, वो सारा अब हम लोग जान लेते हैं सीबीटी एग्जाम के बारे में। जैसा कि आपको बताएं कि इसमें 3 तरह का पोस्ट है, मतलब 3 लेवल का पोस्ट है। एक आपका मैट्रिकुलेशन है, दूसरा आपका हायर सेकेंडरी है, तीसरा आपका ग्रेजुएशन लेवल का है। तो तीनों का जो एग्जाम पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। मतलब आपका टोटल 4 सेक्शन होगा, ठीक है, कितना सेक्शन होगा 4 सेक्शन होगा। चारों सेक्शन में आपका पहले रीजनिंग होगा, जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी कि जीए, ठीक है, उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि आपका मैथ और आपका क्या रहेगा इंग्लिश, ठीक है। आप चाहे मैट्रिक लेवल से फॉर्म अप्लाई किए हो या फिर CHSL लेवल के या फिर ग्रेजुएशन लेवल के, तीनों में आपको 4 सब्जेक्ट ही मिलेंगे, ठीक है। चारों सब्जेक्ट में नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेगा वो 25-25 करके रहेगा सारे सब्जेक्ट में। मैथ में आपका 25, रीजनिंग में 25, इंग्लिश में 25 और जीए में 25, और जो मार्क्स रहेगा वो आपका रहेगा 50 करके। मतलब आप अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। और अगर टाइम का बात करें तो आपको इसमें टोटल 60 मिनट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन का अगर बात करेंगे तो 100 होगा, 100 4 पार्ट में डिवाइड है। रीजनिंग का 25, जीए का 25, मैथ का 25, इंग्लिश का 25, ठीक है। और अगर आप एक आंसर सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा, और अगर आप एक आंसर गलत करेंगे तो फिर आपको 1/4 मार्क्स काट लिया जाएगा, मतलब 0.50 काट लिया जाएगा, ठीक है।
अगर टाइम का बात करें तो इसमें 60 मिनट है और इसमें किसी भी तरह का सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। जैसा कि बैंकिंग एग्जाम में देखा जाता है उसमें मैथ के लिए अलग सेक्शनल टाइम रहता है, रीजनिंग के लिए अलग रहता है, उस तरह से यहाँ पर नहीं है। इसमें किसी भी तरह का सेक्शनल टाइमिंग नहीं है। इसमें आपको कंपोजिट टाइम मिलेगा 60 मिनट, यानी कि 100 क्वेश्चन को करने के लिए आपको पूरा 60 मिनट मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर नॉर्मलाइजेशन का बात करें तो हाँ, रिजल्ट में आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। ठीक है, जो भी आपका रिजल्ट आएगा CBT 1 का उसमें आपका नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा क्योंकि इसका जो एग्जाम है बहुत वेरियस मतलब शिफ्ट में होता है, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी। अगर सेक्शनल कटअप का बात करें तो इसमें कोई भी सेक्शनल कटअप नहीं होता है। सेक्शनल कटअप का मतलब क्या होता है, बैंकिंग एग्जाम में देखा जाता है कि मैथ में आपको इतना मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है, रीजनिंग में आपको इतना मार्क्स लाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक मतलब मिनिमम मार्क्स इसमें रहता है, तो वो चीज़ इसमें नहीं है। ठीक है, आप कितना भी मार्क्स ला सकते हैं और इसमें किसी भी तरह का सब्जेक्ट में आपका सेक्शनल जो कटअप है वो नहीं है। ठीक है, आपका जो भी कटअप निकलेगा वो कंपोजिट कटअप निकलेगा, सभी को मिलाकर कटअप निकलेगा। ठीक है, और अगर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स का बात करें कि आपको इतना मार्क्स तो लाना ही है मिनिमम पास होने के लिए, तो वो है अनरिजर्व के लिए 35%, OBC और EWS के लिए 30% और अदर के लिए कितना है 25%। तो ये था आपका एग्जाम का पैटर्न। अब क्या करेंगे, इसमें इसका जो भी सिलेबस होगा, पहले हम लोग देखेंगे 10th का सिलेबस, फिर देखेंगे 12th का सिलेबस, फिर क्या देखेंगे ग्रेजुएशन का सिलेबस। अब देखिए जितना भी सिलेबस है उसका आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्योंकि उतना जो सिलेबस उतना बड़ा बड़ा पेज को बता पाना संभव नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। उसके बाद आगे में हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका चैप्टर है उस चैप्टर के बारे में आपको बता देंगे, लेकिन ये जो आपको सिलेबस दिखाएंगे अभी मैट्रिक का, उसके बाद 12th लेवल का, फिर ग्रेजुएशन लेवल का, इसको आप क्या करेंगे स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग सिलेबस के ऊपर देख लेते हैं। तो सिलेबस में जैसा कि आपको बताएं कि सबसे पहले हम लोग 10th का देखेंगे, फिर 12th का देखेंगे, फिर ग्रेजुएशन का देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि बताएं 10th लेवल का सिलेबस उसको देखते हैं। तो 10th लेवल में आपका मैट्रिकुलेशन लेवल है, इसमें आपका 4 सब्जेक्ट रहेगा। जैसा कि आपको बताएं जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग रहेगा, जनरल अवेयरनेस यानी कि आपका GA रहेगा, क्वांटिटी एप्टीट्यूड यानी कि आपका मैथ रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि आपका इंग्लिश रहेगा। ठीक है, और जितना भी सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको एक एक करके स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे और पढ़ भी लेंगे कि किसमें कौन सा मतलब टॉपिक आ रहा है। आपको वही सिलेबस के हिसाब से ही आपको क्या करना है, तैयारी करना है। और ये जो है मैट्रिक लेवल का है, इसमें जितना भी चैप्टर है आगे जाके जो है उसको हम लोग बताए हैं, उसको भी आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन सा सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, वो आपको आगे जाके पता चलेगा। तो आई होप कि इसका आप स्क्रीनशॉट करके रख लिए हैं। इसी प्रकार से 12th का भी स्क्रीनशॉट रखना है, ग्रेजुएशन का भी स्क्रीनशॉट रखना है। अब 12th का आएगा तो 12th में सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस का ये है। ठीक है, मतलब जो भी रीजनिंग का सब्जेक्ट है, रीजनिंग का सब्जेक्ट में आपको ये सब टॉपिक पढ़ना है, वर्बल नॉन वर्बल। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस में आपको ये सब टॉपिक कर लेना है। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या क्या हो गया 12th लेवल में, जनरल इंटेलिजेंस और जनरल अवेयरनेस। अब हम लोग देखते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के बारे में भी देख लेंगे। उसके बाद ये इंग्लिश के बारे में, ठीक है, तो इनका भी आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे ग्रेजुएशन लेवल का, तो इसमें भी कुछ उसी ढंग से होगा। सबसे पहले जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में आपको इतने सारे चैप्टर मिलेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे आप। उसके बाद जनरल अवेयरनेस का इतना सारा टॉपिक रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का इतना सारा टॉपिक रहेगा और इंग्लिश लैंग्वेज का आपको इतना सारा टॉपिक मिलेगा। अब तीनों में अंतर क्या है, तो तीनों में बस इतना ही अंतर है कि किसी में आपको ज़्यादा टॉपिक पढ़ना है तो किसी में आपको कम टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि आपको जॉब भी उसी तरह का है। एक 10th लेवल का जॉब है, एक ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है। तो जितना बड़ा जॉब होगा तो उतना बड़ा आपको सिलेबस भी मिलेगा। तो सिलेबस के हिसाब से आपको तैयारी कर लेना है। अब हम लोग क्या देखते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि आपको इस एग्जाम को क्रैक कैसे करना है। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। अगर चैप्टर्स का बात करें, ठीक है, अगर चैप्टर्स का बात करेंगे हम लोग कि आपको मैथ में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, रीजनिंग में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, GA में, ठीक है, उसके बाद आपका इंग्लिश में, तो वो सारा अब आपको बताएंगे चैप्टर। आपको सिलेबस तो पता चल ही गया कि 4 ही सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है, GS और क्या है, इंग्लिश है। अब चारों का जो भी सब्जेक्ट होगा उसको भी हम लोग देख लेंगे। अब तो सिलेबस का बात करें तो आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ, रीजनिंग, GS और इंग्लिश। ठीक है, तो सबसे पहले मैथ के बारे में हम लोग जानते हैं कि मैथ में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। SSC का जो मैथ है वो आपका टोटल 5 टॉपिक में बटा हुआ है। ठीक है, अर्थमेटिक मैथ, एडवांस मैथ, नंबर सिस्टम, स्टैटिक्स और DI। ठीक है, ये 4 पोर्शन में आपका जो मैथ है बटा हुआ है। तो अर्थमेटिक में आपको करना है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड एलिगेशन, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेज, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम,
ट्रेंड्स, रेस, ये आपको कर लेना है अर्थमेटिक में। एडवांस का अगर बात करेंगे तो इसमें आपको अलजेब्रा करना है, मेंसुरेशन 2D करना है, मेंसुरेशन 3D करना है, ज्योमेट्री करना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करना है, ट्रिगोनोमेट्री करना है, हाइट एंड डिस्टेंस करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लेना है। ये हो गया एडवांस का। अब अगर हम लोग स्टैटिक्स का बात करें तो इसमें आपको रेंज पढ़ना है, मीन पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है, स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन डिविएशन। ये हो गया स्टैटिक्स का। अब हम लोग देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या क्या आपको पढ़ना है और डीआई में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए अब देखते हैं नंबर सिस्टम को। ठीक है, नंबर सिस्टम में जो आपको चैप्टर करने हैं वो है सबसे पहले आपको रिमाइंडर थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम, नंबर ऑफ जीरोज, यूनिट प्लेस डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, 3 डिजिट, इस तरह से आपका बढ़ते जाएगा। सर्ट्स एंड इंडिसेस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, फ्रैक्शन एंड डेसिमलाइजेशन, ये भी कर लेना है। एपी एंड जीपी कर लेना है। एचसीएफ एंड एलसीएम, फैक्टर थ्योरम, भी बोर्डमास कर लेना है। डिविजिबिलिटी कर लेना है, प्रोबेबिलिटी कर लेना है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन भी कर लेना है। ये आपके सारे किस में आएंगे, नंबर सिस्टम में आएंगे। तो ये सारे चैप्टर को आप एक एक करके कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर डीआई का बात करें, डीआई में आपको करना है बार ग्राफ, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट, टेबुलर फॉर्म, कैसलेट फॉर्म, रडार एंड वेव, ठीक है, पाई चार्ट, अर्थमेटिक डीआई, फिर मिसिंग डेटा इंटरप्रिटेशन, ये भी आपको कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया पूरा मैथ का सिलेबस। इसका भी आप स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं। अब अगर रीजनिंग के सिलेबस का बात करें तो रीजनिंग का जो सिलेबस है वो आपका 3 कैटेगरी में बटा हुआ है, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालिटिकल रीजनिंग। तो एनालिटिकल रीजनिंग में आपको जो जो टॉपिक पे टिक करेंगे सिर्फ आपको वही करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको करना है वेन डायग्राम, सिलॉग, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट, बस यही 3 टॉपिक आपको क्या करना है, एनालिटिकल रीजनिंग से करना है। उसके बाद अगर नॉन वर्बल रीजनिंग का बात करें तो इसमें आपको करना है सीरीज, मैट्रिक्स, एनालॉगी, मिरर इमेज, वाटर इमेज, क्लासिफिकेशन, डॉट सिचुएशन, ऑड वन आउट, काउंटिंग फिगर, ठीक है, उसके बाद फिगर फॉर्मेशन, इम्बेडेड फिगर, पैटर्न कॉम्पिलेशन, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, ये सब आपको क्या करने हैं, रीजनिंग में करने हैं। एनालिटिकल में ये 3 करने हैं और नॉन वर्बल में आपको इतने करने हैं। अब देख लेते हैं कि वर्बल में आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं। अब अगर वर्बल रीजनिंग का बात करें, ठीक है, 2 का तो बात कर लिए। वर्बल में आपको पढ़ना एज, डाइस, क्लॉक, मैट्रिक्स, कैलेंडर, जम्बलिंग, ब्लड रिलेशन, अल्फाबेट टेस्ट, ऑड वन आउट, रैंकिंग टेस्ट, एलिजिबिलिटी टेस्ट, पेयर फॉर्मेशन, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, डायरेक्शन सेंस, ठीक है, डिक्शनरी वर्ड, वर्ड फॉर्मेशन, मिसिंग नंबर, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉगी एंड सिमिलैरिटी, सीटिंग अरेंजमेंट, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। ठीक है, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पढ़ना है। उसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ, यही वाला बार बार लिख दिए हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड पढ़ना है। फिर लेटर एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी पढ़ना है। फिर आपको मैथमेटिकल ऑपरेशन या फिर कोडेड इक्वेशन को पढ़ना है। ये तो आपका रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में आपको इतने सारे टॉपिक करने हैं। अब हम लोग देखते हैं इंग्लिश को या फिर जीए को। अब हम लोग इंग्लिश का जो सिलेबस है उसके टॉपिक हम लोग देख लेते हैं। इंग्लिश का जो सिलेबस है वो आपका ग्रामर में, वोकेबुलरी में और रीडिंग में 3 सेक्शन में बटा हुआ है। तो सबसे पहले ग्रामर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं वो देख लीजिए। नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब बेसिक और वर्ब एडवांस, ठीक है, दोनों कर लेने, वर्ब बेसिक और वर्ब एडवांस। एडवर्ब करना है कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, टेंस, वॉइस, मॉडल ऑक्सिलरी, क्वेश्चन टैग, नरेशन, वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और कंडीशनल सेंटेंस, ये आपको ग्रामर में करने हैं। रीडिंग में अगर हम बात करेंगे तो रीडिंग में आपको करना है फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपको ग्रामर से हो जाएगा। फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट, PQRS जिसको बोलते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट, ठीक है, उसके बाद पैराजम्बल, फिर क्लोज टेस्ट, ये आपको रीडिंग में आपको इतने सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा इंग्लिश सेक्शन में, ठीक है। ये हो गया ग्रामर से, ये हो गया रीडिंग से। अब हम लोग देखते हैं वोकेबुलरी में आपको क्या क्या करने हैं। चलिए अब देखते हैं वोकेबुलरी के बारे में इंग्लिश के। तो वोकेबुलरी में आपको पढ़ने एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, इडियम्स एंड फ्रेज, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग चेक, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ड्स, इंपॉर्टेंट रूट ऑफ वर्ड्स, द हिंदू वोकेबुलरी, स्पेशल कैटेगरी वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद स्पेशल कैटेगरी वर्ड्स जो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा होगा, स्पेशल कैटेगरी वर्ड्स में आपको क्या क्या पढ़ने हैं वो देख लीजिए। फोबिया, मेनिया, फाइल, लॉजी, ग्राफी, किलर्स, डिनोटिंग एज, डिनोटिंग प्लेस, रिलेटेड टू स्लीप, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ वर्शिप, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, लिटरेरी वर्ड, फॉरेन वर्ड, लैटिन वर्ड, इटालियन वर्ड, फ्रेंच वर्ड और जर्मन वर्ड्स, ये सब जो हैं आपको मिलेंगे। तो आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, बुक्स सजेस्ट करेंगे। इसमें आपको जितने भी वोकेबुलरी हैं, ग्रामर हैं या फिर
जो आपका रीडिंग सेक्शन है वो तीनों आपको उसी बुक में पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। तो आपको किसी भी तरह का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप बस वो सारे जो बुक आपको बताएंगे उतने सारे बुक को आपको क्या करना है, फॉलो करना है, ठीक है। ये सारे कंटेंट उस बुक में अवेलेबल हैं। अब हम लोग जीए का जो पोर्शन है उसको हम लोग देख लेते हैं कि जीए का पोर्शन में किस किस तरह का आपको तैयारी करना है। अब हम लोग जीए का बात कर लेते हैं। जीए में आपका कुछ हॉट टॉपिक मिलेगा। हॉट टॉपिक में आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल को कर लेना है। फिर गवर्नेंस, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल सिस्टम, इसको भी आपको कर लेना है। ये कुछ टॉपिक है जो आपको करने ही है। उसको जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, ठीक है, इसके बारे में आपको कर लेना, इंक्लूडिंग स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। फिर यूएन एंड अदर इंपॉर्टेंट वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यूएनओ के बारे में पढ़ना है। उसके बाद और भी अदर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करेंगे इन्वायरमेंट इशू, ठीक है, कंसर्निंग इंडिया एंड वर्ल्ड एट लार्ज, ठीक है, जो भी इशू चल रहा है अभी इंडिया का या फिर वर्ल्ड में, वो सब के बारे में भी आपको जानना है। फिर कॉमन एब्रिविएशन के बारे में जानना है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, इंडिया का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसके बारे में भी आपको जान लेना है कि किस किस तरह का मतलब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। उसके बाद फेमस पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया, इंडिया का जो भी फेमस पर्सनैलिटी है उसके बारे में जानना है। फिर इंडिया का प्लस वर्ल्ड का, ये सब हॉट टॉपिक है, ये आपको करना ही है। यूट्यूब में सारे मिल जाएंगे, सिर्फ आपको क्या करना है, खोजना है, टॉपिक का नाम लिखना है, ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम फ्लोरा एंड फौना ऑफ इंडिया, ये करना है। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर आपको कर लेना है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। फिर इंपॉर्टेंट डेज के बारे में कर लेना है और उसका उस डेज का क्या क्या थीम है उनको भी आपको कर लेना है। कुछ गेम्स के बारे में आपको करना है, जैसे कि इस साल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक हुआ तो ओलंपिक के बारे में भी आपको जानना है। फिर एशियन गेम के बारे में भी। फिर कंप्यूटर का इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की और फुल फॉर्म के बारे में भी आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। नोबेल प्राइज के बारे में जानना है, ठीक है, ये सब आपको कवर करना ही पड़ेगा। फिर अदर इंपॉर्टेंट अवार्ड, जो भी अवार्ड दिया जाता है उसके बारे में। फिर भारत रत्न के बारे में आपको कवर करना है। फिर इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है, उसके बाद कंट्री, उसके बाद कैपिटल एंड करेंसी, कैपिटल मतलब कंट्री, कैपिटल एंड करेंसी, इनको भी आपको देख लेना है। ये था कुछ हॉट टॉपिक, ठीक है। अब हम लोग अगर स्टेट में अगर देखेंगे, अगर हम लोग एक एक स्टेट के बारे में पढ़ेंगे तो उन स्टेट में क्या क्या चीज़ आपको देखना है। सबसे पहले उस स्टेट का राष्ट्रीय फूल क्या है, मतलब फ्लावर क्या है, उसका इस्टेब्लिशमेंट डेट कब है, मतलब उसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है, बर्ड हो गया, एनिमल हो गया, स्टेट हो गया, मतलब सिर्फ उस स्टेट के बारे में। जैसे कि मान लीजिए झारखंड, तो झारखंड का राजकीय फूल क्या है, झारखंड का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, झारखंड का मतलब झारखंड का राजकीय पक्षी क्या है, पशु क्या है, ये सब आपको सिर्फ इसी स्टेट के बारे में आपको जानना है, ठीक है। उसके बाद सिंबल हो गया, फिर फेस्टिवल हो गया, मतलब झारखंड में कौन कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, ये सब के बारे में भी आपको जानना है। उसके बाद डांस हो गया, लैंग्वेज, कल्चर, डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये इनके जो स्टेट है, स्टेट में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है, उन डिस्ट्रिक्ट में कुछ कुछ खास बातें होती है, उनको भी आपको जानना है। फिर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसके बाद लोकसभा सीट कितना है, राज्यसभा सीट कितना है, विधानसभा सीट कितना है, हाईकोर्ट, ठीक है, हाईकोर्ट का नाम क्या है, उनके सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, चीफ जस्टिस कौन है, कितने टाइगर रिजर्व हैं, जू पार्क, नेशनल पार्क, ये सारे आपको कर लेने हैं उस स्टेट से रिलेटेड, ठीक है। इंपॉर्टेंट वैलीज, कास्ट, ठीक, उसमें कौन कौन सा जनजाति पाया जाता है, कभी कभी पूछता है भील जनजाति कहाँ की है, तो वो आपको इसी स्टेट में ही आपको सारा चीज मिल जाएगा। शेड्यूल ट्राइब हो गया। फिर इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में आपको जानना है उस स्टेट से रिलेटेड। फिर एयरपोर्ट, सी पोर्ट, स्टेट एंड नेवर कंट्रीज बाउंड्री, ठीक है, मतलब वो राज्य किस कौन कौन से देश के मतलब जो बॉर्डर है उनको टच कर रहा है, उसके बारे में जानना है। फिर इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के बारे में जानना है। फिर कैपिटल, मतलब ये जो स्टेट है उनके कैपिटल के बारे में भी जानना है। तो ये था स्टेट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको एक एक स्टेट के बारे में इतने सारे पॉइंट को कवर करना है, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर का अगर बात करेंगे तो कंप्यूटर में सबसे पहले आपको बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, जो नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का वो उसके बारे में आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे। फिर MS ऑफिस को आप कवर करेंगे। फिर इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, जो कि आपको पहले ही बताएं, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की। उसके बाद इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में भी आपको जानना है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में जानना है और इंटरनेट के बारे में। बस आपको इतना ही कर लेना है कंप्यूटर में, और कंप्यूटर में इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो जीए में आपका हॉट टॉपिक देख लिए, स्टेट का देख लिए, फिर कंप्यूटर का देख लिए। अब और भी कुछ इसमें है उसको भी देख लेते हैं। अब आगे अगर देखते हैं जीए का सेक्शन को, तो इसमें आपको साइंस का कुछ पोर्शन मिलेगा। साइंस में आपको क्या करना है, फिजिक्स जो है, यहाँ पर जो फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको करना है इंट्रोडक्शन, ठीक है, फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, मोशन, न्यूटन का लॉ, प्रोजेक्टाइल मोशन, वर्क पावर एनर्जी को कर लेना है, सिंपल पेंडुलम है,
सैटेलाइट, ग्रेविटेशनल, ठीक है, उसको कर लेना है। फोर्स एंड मोशन को करना है। मैटर, ऑप्टिक्स, वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और यूनिट एंड डायमेंशन, इतने सारे आपको फिजिक्स में करने हैं। बायोलॉजी का अगर बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन को कर लेना है बायोलॉजी का। ह्यूमन न्यूट्रिशन, ह्यूमन डाइजेशन, ह्यूमन एक्सक्रेशन, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम और स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, नर्वस सिस्टम। फिर ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है। साइटोलॉजी, टिश्यू, एनिमल किंगडम, ठीक है, जेनेटिक्स, साइंटिफिक नेम, ह्यूमन डिजीज, पिगमेंट, प्लांट किंगडम, उसके बाद प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट हार्मोन, प्लांट डिजीज, ठीक है, उसके बाद प्लांट न्यूट्रिशन, बोटेनिकल नेम। उसके बाद आपको इसमें कुछ छूट गया है, मतलब इसमें आपको वायरस वगैरह जो है उनके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, मतलब माइक्रोबायोलॉजी का जो कुछ पार्ट है जिसमें आपको प्रोटोजोआ, फंगी, उसके बारे में पढ़ना है, वो भी आप कवर कर लेंगे। और अदर जो बच गया जैसा कि हिस्ट्री हो गया, जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको लेसन बुक से पढ़ लेना है, ठीक है, लेकिन ये सब भी आपको कवर करना है। अब जीए का जो पोर्शन है उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो आपको करंट अफेयर में क्या क्या कर लेना है। करंट अफेयर में आपको करंट इवेंट कर लेना है नेशनल का और इंटरनेशनल का, ठीक है, जो भी इवेंट है वो आपको कर लेना है। फिर कुछ करंट अफेयर आपको स्पोर्ट एंड गेम्स के रिलेटेड आपको करना है, ठीक है, कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स में आपको क्या क्या करना है, उसका हिस्ट्री के बारे में जानना है, फिर उसमें क्या क्या अवार्ड दिया गया उसके बारे में जानना है। फिर मिनिस्ट्री में भी आप मतलब कौन सा राज्य का क्या सीएम है, ठीक है, उसके बाद कौन गवर्नर है, कौन चीफ जस्टिस है, उसके बाद जो मंत्रिमंडल में जो चेंजेज हुए हैं उसके बारे में भी आपको जानना है। फिर इंडेक्स का जानना है, ठीक है, इंडिया का इंडेक्स क्या है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, उसके बारे में भी आपको जानना है। फिर फेमस पर्सनैलिटी, फिर इंपॉर्टेंट योजना, क्या क्या योजना कौन कौन सा राज्य चला रही है और केंद्र सरकार, उसके बारे में जानना है। इंपॉर्टेंट डेज थीम, ठीक है, कौन सा दिन का क्या थीम रखा गया है वो सब। इंपॉर्टेंट अवार्ड के बारे में आपको जानना है, नेशनल और इंटरनेशनल। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी आपका मतलब करंट अफेयर बनेगा उसको भी करना है। इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट, ठीक है, नियुक्तियां जो भी होगा उनके बारे में भी आपको जानना है, चाहे वो नेशनल या फिर इंटरनेशनल का हो, ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट ऑबिट्यूअरी के बारे में भी आपको जानना है। फिर इंपॉर्टेंट इंडियन गवर्नमेंट रिपोर्ट के बारे में जानना है। फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में जानना है, समझौते के बारे में सारे कुछ जानना है। फिर लेटेस्ट स्टेट इलेक्शन रिपोर्ट, कौन कौन सा मतलब स्टेट में नया नया इलेक्शन हुआ है उसके सारे रिपोर्ट के बारे में जानना है। फिर जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं उनके बारे में भी कर लेना है। इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑपरेशन जो चलाई जा रही है ऑपरेशन गवर्नमेंट के द्वारा, उसका भी आपको जानकारी रखना है। फिर बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है, उसके बाद कोविड जो है कोविड-19 के इंपॉर्टेंट पॉइंट होने चाहिए वो भी आपको कर लेना है। फिर इंपॉर्टेंट पोर्टल एंड ऐप जो लॉन्च करती रहती है गवर्नमेंट, स्टेट या फिर सेंट्रल, उनका भी आपको जीए का जो सिलेबस है इनको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉर्नेडो, ठीक है, जो चक्रवात तूफान वगैरह आता है उनको भी आपको कवर करना है। तो करंट अफेयर में आपको इतने सारे टॉपिक कर लेने हैं, ठीक है, एक एक करके आपको करना है, ठीक है। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बात करेंगे तो इसमें आपको इसरो का अच्छा से जान लेना है। फिर डीआरडीओ के बारे में, फिर अदर कंट्री का स्पेस कंपनी जो जैसे नासा वगैरह हो गया उसके बारे में जानना है। और आपको जानना है कि कौन कौन सा मिसाइल कौन सा देश छोड़ रही है, ठीक है, रॉकेट के बारे में जानना है। क्या क्या डिफेंस डील्स हो रहा है, फिर डिफेंस वेपन क्या क्या है उनके बारे में भी आपको जान लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको फिजिक्स और बायोलॉजी का सिलेबस बता दिए थे, केमिस्ट्री का नहीं बताए थे, तो केमिस्ट्री का सिलेबस कुछ आपको इस ढंग से करना है। केमिकल कंपाउंड, उसके बाद आपको पीरियोडिक टेबल कर लेना है। मेटल एंड नॉन मेटल कर लेना है। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसको भी कर लेना है। पॉलीमर और फर्टिलाइजर अलग अलग चैप्टर है, इनको भी आपको कर लेना है। फ्यूल, सीमेंट, ग्लास, इनको भी आपको करना है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसमें आप कलर को भी डाल सकते हैं, कलर को भी आपको कर लेना है कि कौन कौन सा कलर मिलकर कौन सा कलर बनेगा, उसको भी आप कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सॉप एंड डिटर्जेंट के बारे में करना है। रेडियो एक्टिविटी के बारे में करना है। केमिकल रिएक्शन के बारे में करना है। फिर मेटल के बारे में कर लेना है। उसके बाद मेटलॉइड्स और एलॉयज, केमिकल बॉन्डिंग, ये सारे चैप्टर आपको केमिस्ट्री में कर लेना है। आपको सारा जो क्वेश्चन रहेगा उसी से रहेगा। तो फ्रेंड्स इतना ही था सिलेबस आपका मैथ का, इंग्लिश का, जीए का और इंग्लिश का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके जो भी बेस्ट बुक होंगे, उसके बाद जो भी बेस्ट यूट्यूब चैनल होगा, बेस्ट ऑनलाइन पेड कोर्स क्या क्या होंगे और आपका बेस्ट मॉक टेस्ट क्या होगा, इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं कि इसमें आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा, ठीक है। तो मेडिकल टेस्ट भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा। तो मेडिकल टेस्ट जो होगा इसमें आपका क्या क्या टेस्ट किया जाएगा उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका यूरिन टेस्ट का चेक किया जाएगा, ठीक है, ब्लड ग्रुप चेक किया जाएगा, ब्लड शुगर चेक किया जाएगा, फिर ब्लड यूरिया चेक किया जाएगा, फिर ब्लड प्रेशर जो है बीपी वो आपका चेक किया जाएगा, फिर एक्सरे चेक किया जाएगा, फिर यूएसजी अल्ट्रासाउंड जो है सोनोग्राफी
उसका भी आपका चेक किया जाएगा। फिर HIV का भी चेक होगा, सेरम कोलेस्ट्रॉल का चेक होगा, फिर ESR का भी चेक होगा, वेट एंड हाइट, ये सारा क्या है कि मेडिकल में ये सब का चेक किया जाएगा, ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, उसके बाद डिस्टेंस विजन, उसके बाद नियर विजन, ये सब उतना मतलब देखा नहीं जाता, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए ये सब उनका क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। यही सब उनका मेडिकल टेस्ट के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बात करें कि जब आपका मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ऑफलाइन वाला, तो आपको कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपके पास है तो आपको लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद कॉल लेटर आपको लेके जाना पड़ेगा, स्किल टेस्ट का या फिर CBT 1 का, आपको स्किल टेस्ट का ही लेकर जाना है, ठीक है। CBT 1 का हो सकता है आपके पास हो या फिर ना हो, लेकिन स्किल टेस्ट वाला आपको लेकर जाना ही है। उसके बाद अगर आप कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। अगर आप EWS से बिलोंग करते हो तो आपको EWS सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप डिसेबिलिटी पर्सन है तो आपको डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी लेकर जाना पड़ेगा। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि ये सभी को लेकर जाना है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपका थाना से बनता है, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर आपके पास किसी भी तरह का एक्सपीरियंस है तब वो लेकर जा सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट ही होगा, क्योंकि इस फॉर्म में स्पष्ट कहा गया है कि अगर एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को भी शो कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि मैट्रिक का 10th का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है, मार्कशीट और एडमिट कार्ड, ठीक है। उसके बाद 12th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और एडमिट कार्ड, फिर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट भी आपको लेकर जाना है, मार्कशीट लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो लेकर जाना है, फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपको वहां पर किया जाएगा। तो ये था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कुछ प्रोसेस। अगर पूछा जाए कि क्या इस जॉब में किसी भी तरह का फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, तो इसका आंसर होगा नो, इसमें किसी भी तरह का फिजिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल में आपको बता दिया गया है कि यही सब आपका टेस्ट किया जाएगा फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। इसमें बहुत ही कम फेल किया जाता है SSC के एग्जाम में। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास बेस्ट बुक की जो लिस्ट होनी चाहिए वो कुछ इस ढंग से होगा, ठीक है। आप सबसे पहले मैथ को फॉलो करेंगे तो मैथ के लिए आपके पास बुक होना चाहिए राकेश यादव का अर्थमेटिक, ठीक है, राकेश यादव का एडवांस और राकेश यादव का 7300। राकेश यादव सर के तीनों ही बुक आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और इनसे ही आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैथ के लिए इतना बुक इनफ है। उसके बाद रीजनिंग का अगर बात करें तो रीजनिंग के लिए आप क्या करेंगे, राकेश यादव सर के ही 7300 का एक बुक आता है, ठीक है। राकेश यादव सर के 7300 बुक आता है रीजनिंग के लिए, उनसे आप क्या करेंगे, रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अगर इंग्लिश का बात करें तो इंग्लिश के लिए आपको क्या करना है, नीतू मैम का एक किताब आता है फिल्म टू पैरामाउंट KD कैंपस का, ठीक है, वो आप लेंगे, ये ग्रामर के लिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद वोकेबुलरी के लिए आपको क्या करना है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी ले लेना है, ठीक है, ये वोकेबुलरी के लिए होगा। और MB पब्लिकेशन आपको लेना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आपके पास 3 बुक होना चाहिए, फिल्म टू पैरामाउंट, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबुलरी और MB पब्लिकेशन का, ठीक है। SSC का MB पब्लिकेशन आता है, वो आप लेंगे लेटेस्ट वर्जन वाला। उसके बाद GS जो है, GS में आपको सिर्फ क्या करना है, राकेश यादव का एक सामान्य अध्ययन का किताब आता है 7300 करके, वो आप लेंगे। उसके बाद घटना चक्र का किताब आता है सामान्य अध्ययन करके, वो भी आप लेंगे। फिर लुसेंट, बस इतना से ही आपको क्या करना है, पूरा GS का मतलब पोर्शन है उसको कवर करना है, GS के पोर्शन को, ठीक है। उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि GS में आपका करंट अफेयर का भी अभी अच्छा खासा वेटेज देखने को मिल रहा है, तो करंट अफेयर के लिए आप क्या करेंगे, करंट अफेयर जो है आप लास्ट 4 महीना का ही करेंगे, ठीक है। जब आपका एग्जाम है उसके 4 महीने तक का ही आप क्या करेंगे, करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो करंट अफेयर के लिए जो बेस्ट आपके लिए बुक होगा वो होगा एडिटोरिया का, ठीक है, द प्लेटफॉर्म जो है वो होगा। और स्टडी IQ जो है वो 300 करके बेस्ट PDF मिल जाएगा आपको टेलीग्राम पर, वो भी आप यहाँ से कर लेंगे, आपका करंट अफेयर का झंझट ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका सेल्फ स्टडीज के लिए जो भी बेस्ट बुक है जो आप ऑफलाइन करेंगे, वो ये हो गया, ठीक है। अगर आपको इसलिए अगर बेस्ट यूट्यूब चैनल का बात करें, ठीक है, फ्री में आपको कंटेंट मिलेगा, ये सब कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 भी रुपया आपको पे करने का जरूरत नहीं है और आप सिलेक्शन भी ले लेंगे। आपको सिर्फ क्या करना होगा, जितने भी सर हैं सब सारे के ऊपर आपको क्या करना होगा, भरोसा करना होगा, ठीक है। क्योंकि सारे क्या करते हैं, पेड कोर्स चलाते हैं, तो पेड कोर्स में तो पेड कोर्स अगर सब कोई चलाएंगे तो फ्री में तो सारा कंटेंट यूट्यूब में नहीं देंगे, तो कुछ कुछ ऐसा कंटेंट है जो आपको फ्री में मिल जाएगा, वो पूरा कंप्लीट है। इतना भी अगर आप कर लेंगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, ठीक है। तो मैथ के लिए सजेस्ट करेंगे गगन प्रताप मैथ, ठीक है, उसके बाद रेमो मैथ्स, उसके बाद अभिनय मैथ्स, ठीक है। मैथ के लिए आपको ये तीनों चैनल को फॉलो करना है, ठीक है। ये तीनों चैनल में आपका जितना भी SSC का सिलेबस वो इसमें कवर किया गया है, ठीक है। उसके बाद
अगर रीजनिंग का बात करें तो रीजनिंग के लिए आप किसी भी एक यूट्यूब चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से एग्जामपुर को आप कीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी टॉपिक हैं उसको अच्छे से कराया गया है। और इसका भी जो आप देखेंगे एग्जामपुर का रीजनिंग का लेक्चर सब, ये आप प्रीवियस का देखेंगे, मतलब ऐसा प्लेलिस्ट आपको खोलना है जिसमें कि सारा ऑलरेडी आपका कंप्लीट कराया गया है, ठीक है। उसी से आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे। उसके बाद इसमें जैसे ही आपका सिलेबस खत्म होते जाएगा रीजनिंग का, आप यहाँ से क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक। उसके बाद इंग्लिश का अगर बात करें इंग्लिश का, तो इंग्लिश के लिए देखिए इतने सारे टीचर आपको सजेस्ट करेंगे, क्योंकि जितने भी टीचर है वो कुछ कुछ करके पढ़ाए हैं, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आपको मिलेगा एप्टीट्यूड पाठशाला उज्ज्वल सर, ठीक है। पहले इसमें आशीष सर भी पढ़ाते थे, अभी शायद पढ़ाते हैं कि नहीं, लेकिन उज्ज्वल सर का आपको इंग्लिश का जो कंटेंट है वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद केडी कैंपस में नीतू मैम जो है उनका अपना चैनल है। उसके बाद इंग्लिश बाय रानी मैम, ये भी अच्छा पढ़ाती हैं इंग्लिश में। इंग्लिश बाय जयदीप सर जो कि कैरियर व्हील ऐप में पढ़ाते हैं, और यूट्यूब में भी इनका चैनल है, और चैनल का नाम क्या है, इंग्लिश बाय जयदीप सर, ठीक है। उत्कर्ष क्लासेस रवि सर, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं इंग्लिश। उसके बाद इंग्लिश बाय बरखा अग्रवाल, ये भी पढ़ाते हैं। उसके बाद इंग्लिश बाय अमन वशिष्ठ सर, इनका भी यूट्यूब चैनल है। इनका सबसे कम लेक्चर है, लेकिन जितने भी लेक्चर यूट्यूब पर डाले हैं वो सारा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश ट्यूटोरियल आशीष सर, इतने सारे आपको इंग्लिश के लिए फॉलो करना है। अगर जीएस का बात करें तो जीएस के लिए आपको आलोक सर को फॉलो करना है, ठीक है। जीएस के लिए आप आलोक सर को फॉलो करेंगे। उसके बाद एडिटेरिया, ठीक है, एडिटेरिया बोल के एक चैनल है, उसमें भी अच्छे से आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी ये सबको कंप्लीट कराया गया है। उसके बाद एसएससी व्लॉग्स जो है इसमें भी जीएस को अच्छा से कराया गया है। फिर एग्जामपुर, उसके बाद और एक चैनल को आप मतलब फॉलो कर सकते हो, उसका नाम जीके कैफे, क्या नाम है, जीके कैफे। उसमें भी मतलब एसएससी का जितना भी मतलब जीएस का पोर्शन है उसको अच्छा से कराया गया है, ठीक है। क्या नाम बोले, जीके कैफे, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर का बात करें तो करंट अफेयर के लिए आप फॉलो करेंगे स्टडी IQ, ठीक है। उसके बाद एग्जाम नौकरी, फिर टारगेट स्टडी IQ, ठीक है। इतना ही आपको फॉलो करना है, ठीक है। इससे आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ये आपका बेस्ट यूट्यूब चैनल हो गया, ये आपका बेस्ट बुक हो गया। अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं पेड कोर्स, ठीक है, ऑनलाइन पेड कोर्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको 3 जगह से बैच को परचेज करना है। पहला हो गया कैरियर व्हील, दूसरा हो गया टाइम्स कोचिंग, तीसरा हो गया केडी कैंपस। बस आपको पेड कोर्स के लिए, एसएससी के लिए आपको यही तीनों सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। क्या क्या बताएं, कैरियर व्हील, टाइम्स कोचिंग और केडी कैंपस, बस इतना ही आपको करना है। आप तीनों में से कहीं भी एक जगह बैच परचेज कर लीजिए और एक बार तैयारी करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि तीनों में बेहतरीन टीचर हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बेस्ट मॉक टेस्ट का बात करें कि मान लीजिए आप सारा आपका हो गया, जितना भी सिलेबस है वो आप कवर कर लिए, और अगर आप देखना चाहते हैं कि आप जो तैयारी किए हैं उसका आप सही से यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मॉक टेस्ट देना होगा। तो मॉक टेस्ट के लिए आपको प्रेफर करेंगे टेक्स्ट बुक को और ग्रेड अप को, दोनों बेहतरीन है। आप किसी एक को कर सकते हैं, टेक्स्ट बुक या फिर ग्रेड अप। और ये जो बेस्ट बुक है, जो बेस्ट बुक का लिस्ट में आप देखे होंगे, किसी में भी प्रीवियस ईयर का आपको नहीं चर्चा की है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का जो भी होगा आप मॉक टेस्ट पूरा करेंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर का जितना भी टेस्ट है वो आप मॉक टेस्ट से ही देंगे। तो यही था आज का लेक्चर में, हम लोग इस फॉर्म के बारे में, जो भी बेस्ट बुक था, बेस्ट यूट्यूब चैनल था, उसके बाद बेस्ट पेड कोर्स क्या रहेगा आपके लिए, फिर मॉक टेस्ट क्या रहेगा, और भी जो इस फॉर्म से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको भी जान लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो अगर आपको बेनिफिट लगा जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।